हेडिंग डाल लिया जाए ज्वलन ताप की प्राप्ति। कल भी केमिस्ट्री है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। ताप की प्राप्ति, ठीक है। सुनिए, सामान्य सामान्य बात है, साधारण सी बात है कि कोई चीज को अगर जलाते हैं तो ज्वलन उत्पन्न होगा, जो ज्वाला उत्पन्न होगा, टेम्परेचर भी वहां, ताप भी उत्पन्न होगा। किसको किसको पता है ताप क्या होता है? ताप, ताप और ऊष्मा में क्या अंतर है, किसको पता है? ताप और ऊष्मा, ताप और ऊष्मा किसको किसको पता है? रोक दिया होगा ना। चलिए 11 में पढ़ लीजिएगा, जितना 9th छूटा है ना, 11th का जितना फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, 12 का फिजिक्स पढ़िएगा, 12 का फिजिक्स पढ़िएगा, 10वां का फिजिक्स फूक दीजिएगा, वो दिया जाए। तो हमने क्या लिखवाया? ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक है। तो किसी वस्तु को जलाते हैं तो सामान्यतः पक्का ताप तो ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। लिखिए तो, सभी पदार्थ, सभी पदार्थ, सभी पदार्थ, सभी पदार्थ एक ही ताप पर, सभी पदार्थ एक ही ताप पर, ठीक है। सभी पदार्थ एक ही ताप पर, सभी पदार्थ एक ही ताप पर, ठीक है। सभी पदार्थ एक ही ताप पर, सभी पदार्थ एक ही ताप पर, हो गया। सभी पदार्थ एक ही ताप पर, एक ही ताप पर जलना प्रारंभ नहीं करते, जलना प्रारंभ नहीं करते, बल्कि भिन्न भिन्न पदार्थों का, बल्कि भिन्न भिन्न पदार्थों का, खुदा तनी पानी लेके आओ ठंडा, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों का, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों का, भिन्न भिन्न पदार्थों का, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों का ताप भिन्न भिन्न होता है, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थों का ताप भिन्न भिन्न होता है। हो गया? देखिए, अर्थात जिस न्यूनतम ताप पर, 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 हो गया, कोई पदार्थ, अर्थात जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देते हैं, जलना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, उस ताप को, उस टेम्परेचर को पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। पबजी खेलता है तो क्या होता है, समझे? क्या हेडिंग है? ज्वाला। देखिए, हम किसी भी वस्तु को अगर जलाते हैं, अगर जलाते हैं, देखिए सभी दहनशील गैस, सभी दहनशील, दहनशील पदार्थ किसे कहेंगे? जो जलेगा। और कोई कोई गैस भी होता है जो जलता है हवा में, क्या? ऑक्सीजन। शुद्ध ऑक्सीजन को हवा में जला दीजिएगा, फेफड़ा जला देगा, फेफड़ा, ठीक है। तो देखिए, सभी दहनशील गैस को जलाने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? ज्वाला उत्पन्न करती है। किंतु वे ठोस
और द्रव ईंधन के ही जलाने पर ज्वाला उत्पन्न, समझे, जो भी ज्वलनशील गैस है उसको अगर जलाते हैं तो जब तक वो किसी ठोस पदार्थ को नहीं जलाएगा तब तक वह ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा। ठोस पदार्थ को ही जलाने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। गर्म किए जाने पर वाष्प बनाते हैं, गर्म किए जाने पर वाष्प बनाते हैं। उदाहरण के लिए किरोसिन भी एक द्रव है। किरोसिन, माटी के तेल, मिट्टी तेल, किरोसिन भी क्या है, एक द्रव है जो गर्म किए जाने पर केवल वाष्प देता है। किरासन तेल को मार दीजिएगा, साला जल जाएगा? जलबे नहीं करेगा। खाली किरासन तेल को जलाइएगा, नहीं जलेगा। जब तक जब तक किसी न किसी चीज में मिलाएंगे ठोस चीज से या द्रव, तभी जाके जलेगा। है, किरासन तेल को लकड़ी पर डालेंगे तो जलेगा। किरासन तेल को केवल खाली जलाइए तो वो नहीं जलेगा, समझे? पेट्रोल जल जाए, किरोसिन तेल नहीं जलेगा, वो केवल वाष्प में बदलेगा। तो देखिए, किरोसिन तेल एक क्या है, द्रव है जो गर्म किए जाने पर क्या होता है, वाष्प देता है। इसी प्रकार मोम एक प्रकार के क्या है, ठोस है जो गर्म किया जाने पर वाष्प बनाता है। अतः क्या होता है, गर्म किए जाने पर वाष्प बनाता है। अतः किरोसिन और मोम जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। किरोसिन और मोम को अगर जलाया जाए किसी ठोस के साथ तो ज्वाला उत्पन्न करेगा, समझे? देखिए, ईंधन को वायु में जलाकर ज्वाला पैदा की जा सकती है। ईंधन को वायु में जला के क्या किया जा सकता है, ज्वाला पैदा किया जा सकता है, समझे? ईंधन मतलब समझ रहे हैं, जलावन, लकड़ी, कोई भी चीज हो, वायु में जलाने पर क्या होता है, ज्वाला पैदा किया जा सकता है। इस ज्वाला की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का कितना भाग ईंधन को जलाने में सहायक है। कितना ऑक्सीजन जो है अगर दिया जाएगा, ठीक है, कि लकड़ी या कोई भी चीज जले, वो आवश्यकता अनुसार, समझे? नहीं तो ऐसे ही वो जल के अलगे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो अत्यंत ज्वलनशील होता है। ऑक्सीजन भी ज्वलनशील होता है। आपके फेफड़ा में अगर घुस जाए शुद्ध ऑक्सीजन तो फेफड़ा को जला के राख कर देगा। राख मतलब खत्म कर देगा, फेफड़ा को नष्ट कर देगा, समझे? समझे? ऑक्सीजन से अगर जला दिया जाए, और जो आप वेंटिलेटर लगा के खींचते हैं ऑक्सीजन, क्या उसमें 100% ऑक्सीजन अगर चाहिए तो वायुमंडल में 21% ही ऑक्सीजन रहता है, हम लोग लेते हैं। ज्यादा अगर हो जाए, समझे? आज बड़ा आप लोग बातचीत कर रहे हैं। शील गैसों, सभी दहनशील गैसों, सभी दहनशील गैसों या पदार्थों, सभी दहनशील गैसों या पदार्थों तो यदि गर्म किए जाते हैं गर्म किए जाते हैं तो ज्वाला की प्राप्ति, ज्वलन ताप की प्राप्ति होती है। ज्वलन उत्पन्न करते हैं, लिखिए, ज्वलन उत्पन्न करते हैं, लिखिए, ज्वलन उत्पन्न करते हैं। ज्वलन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ज्वलन उत्पन्न करते हैं। लिखिए, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को यदि ऑक्सीजन में जलाया जाए, किसी पदार्थ को यदि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाए, किसी पदार्थ को यदि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाए
किसी पदार्थ को यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो यह इस बात पर निर्भर करती है ठीक है, तो यह इस बात पर निर्भर करती है, हो गया, इस बात पर निर्भर करती है कि कितना भाग ऑक्सीजन कितना भाग ऑक्सीजन कितना भाग ऑक्सीजन उस पदार्थ को जलाने में सहायक होगा। कितना भाग ऑक्सीजन उस पदार्थ को जलाने में सहायक होगा। सहायक होगा। चलिए, मोमबत्ती क्या है? मोमबत्ती की बनावट का सचित्र वर्णन करें। चलिए हेडिंग, मोमबत्ती का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, मोमबत्ती की अगर बनावट की बात करें तो मोमबत्ती मोम का एक ठोस भाग होता है। क्या जी निखिल जी, धीरज आया है? मोमबत्ती चल गया, फिर क्या कटनी करवाने? मोमबत्ती सनिकान, मोमबत्ती क्या होता है जी? आई कहाँ श्री सन? अच्छा, ये कटनिया कब समाप्त होती हो? हम रो रहा है हमारा काया, इससे 5 दिन हो रहा, दो दिन हो गए, हो रहा है तो 1 दिन हो गए। मोमबत्ती देखिए, ठीक है, मोमबत्ती जो होता है मोमबत्ती एक मोम का बना हुआ ठोस भाग होता है और उसमें क्या लगाया हुआ होता है? ना तो नहीं होता, इसमें क्या लगाया हुआ होता है? एक धागा लगाया हुआ होता है। क्या लगाया हुआ होता है? तो देखे हैं ना जी, नाक में उंगली डाल के मुंह में कुछ करता हुआ ऐसे, उसमें एक धागा लगाया होता है। देखिए, जब हम माचिस के तीली जलाते हैं तो मोम जो होता है, मोम धागे पर ऊपर की तरफ चढ़ता है तो धागे के सहारे मोम क्या होता है, समझे? तो मोम जब जलेगा मोमबत्ती, तो मोम का कुछ भाग वाष्पीकृत होकर के उड़ जाती है और कुछ भाग नीचे की तरफ गिर जाती है। ठीक है, द्रव में बदल के कुछ भाग द्रव में बदल के नीचे गिरती है, द्रव में बदल करके कुछ भाग नीचे गिरती है। देखिए, मोमबत्ती में 3 भाग होता है। एक प्रकाशहीन मंडल, एक प्रकाशहीन मंडल, और एक होता है, एक प्रकाशहीन मंडल है ना, और एक प्रकाशमान मंडल होता है, और एक होता है केंद्रीय मंडल। समझे? तो जो ऊपर वाला भाग होता है, फ्लेम निकलता है, फ्लेम, आग जलाते हैं तो फ्लेम निकलता है। जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला, तो वो प्रकाशहीन मंडल होता है, यानी कि वो जो है भाग प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता। समझे? वो वाला भाग प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता। और एक प्रकाशमान मंडल होता है, जिसके बीच वाला एक लेयर होता है, तो बीच वाला प्रकाशमान मंडल मतलब बीचे वाला लेयर प्रकाश को उत्पन्न करेगा। और एक होता है केंद्रीय मंडल, तो केंद्रीय मंडल में ताप नहीं होता है। प्रकाश मंडल वाला में इधर ऊपर वाला प्रकाशहीन मंडल वाला के पास ताप होता है, लेकिन बीचवा में क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर नहीं होता, वहां ऑक्सीजन जाते रहता है। समझे? 3 भाग हुआ, कितना भाग? 3 भाग। चलो लिखा जाए, लिखिए तो, देखिए, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। तब तब तबस्सुम जी, ठीक है, देखिए, मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, जो मोम की बनी होती है। मोम, मम्मी को कहते थे मोम, मम्मी तो मोम बना देती है सब स्टाइल में बोले। ठीक है, मोमबत्ती एक
ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम की बनी, डोम की बनी होती है, मोम की बनी। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, हो गया। लिखिए, इसमें एक केंद्रीय भाग में धागा लगाया हुआ होता है। इसमें एक केंद्रीय भाग में धागा लगाया हुआ होता है। ठीक है, हो गया। जब इन्हें जलाया जाता है तो जब इन्हें जलाया जाता है तो इसके केंद्रीय भाग में धागा लगाया हुआ होता है। जब इन्हें जलाया जाता है तो, हो गया। जब इन्हें जलाया जाता है तो मोम पिघलकर धागे के सहारे ऊपर चढ़ती है। मोम धागे के सहारे ऊपर चढ़कर मोम धागे के सहारे ऊपर चढ़कर, हो गया। मोम धागे के सहारे ऊपर चढ़कर, हो गया। ऑक्सीजन में जलकर, ऑक्सीजन में जलकर ज्वलन ताप की प्राप्ति करती है। हाँ, ऑक्सीजन में जलकर ज्वलन ताप की प्राप्ति करती है। ऑक्सीजन में जलकर ज्वलन ताप की प्राप्ति करती है। ऑक्सीजन में जलकर क्या करती है बाबू? ज्वलन ताप की प्राप्ति करती है। ज्वलन ताप की प्राप्ति करती है। हो गया, ठीक है। इस तरह के बनावट को मोमबत्ती कहते हैं। मोमबत्ती, इस तरह के बनावट को मोमबत्ती कहते हैं। प्रकाश हीन मंडल डालिए पॉइंट। न्यूट्रल जोन मोमबत्ती के बारे में लिखवा दिया गया है ना, लिख लिया ना। इसके 3 भाग होते हैं। पहला मंडल, केंद्रीय मंडल, प्रकाशहीन मंडल। आज भर, अच्छा नहीं, कल भी तो साइंस है। प्रकाशहीन मंडल डाल लिए हेडिंग। सेंट्रल जोन आपसे पूछेगा मोमबत्ती क्या है, तो मोमबत्ती का क्या बोलना है, लिखवाया गया है कि मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो मोम के बनी होती है, जो मोम के बनी होती है। मोम में ठोस हाइड्रोकार्बन के क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, इसमें एक पतला धागा होता है जिसके सहारे मोम पिघल कर ऊपर चढ़ती है, और माचिस के तीली से जलाने पर मोम पिघल के क्या होती है? नीचे गिरती है और कुछ भाग वाष्पित हो जाती है। इस तरह के संरचना को क्या कहते हैं? मोमबत्ती कहते हैं। हो गया। लिखिए केंद्रीय मंडल, लिखिए तो, लिखिए मोमबत्ती, लिखिए केंद्रीय मंडल नीला होता है। ए, प्रकाश के बीच वाला भाग में देखिएगा तो नीला कभी जलते हुए दिखाई देता है, नीला नीला। डिबिया जलाए हैं रे, डिबिया जलाए हैं, दिया। नीला प्रकाश कभी देखे हैं? नीला भी होता है। ठीक है, लिखिए। लिखिए यह नीला होता है। इसमें बिना जले हुए मोम, इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्पन रहते हैं। बिना जले हुए मोम के वाष्पन रहते हैं। यह बत्ती के घेरे रहता है।
यह बत्ती को घेरे होता है। ठीक है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती। जहाँ नीला प्रकाश होता है ना, वहाँ दहन की क्रिया नहीं होती। बीच वाला भाग में आग जलता नहीं है, समझे? जो नीला दिखाई देता है ना, उस भाग में आग जलता नहीं है। ठीक है, वहाँ दहन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते। क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते। इसलिए इस भाग को अदहन क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इस भाग को अदहन क्षेत्र भी कहते हैं। इसलिए इस भाग को अदहन क्षेत्र भी कहते हैं। इसलिए इस भाग को अदहन क्षेत्र भी कहते हैं। इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं? अदहन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इस भाग में ताप सबसे कम होता है। इस भाग में ताप सबसे कम होता है। इस भाग में ताप सबसे कम होता है। चलिए आइए समझिए। चलिए देखिए, ये तीन भाग होता है ना, एक प्रकाशहीन मंडल, एक प्रकाश मंडल और केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल में ना मोम जो होता है वाष्प के रूप में रहता है। किस रूप में? और बीच वाला भाग में दहन की क्रिया नहीं होता, वहां पे जलता उलता कोई चीज नहीं है। उस क्षेत्र में अगर माचिस के तिली डाल दे, जहाँ नीला प्रकाश निकल रहा है, वहां माचिस के तिली नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि वहां पे आपका दहन क्षेत्र है ही नहीं, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जहाँ पे वाष्प की प्रक्रिया होता है वाष्पीकरण का, वहां पे ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता है। इसलिए उसे अदहन क्षेत्र कहते हैं। अदहन मतलब चावल के अदहन नहीं, अदहन जहाँ पे दहन की क्रिया नहीं हो रहा है, जहाँ कोई चीज जल नहीं रहा है, तो वहां पे मोम जलता बीच वाला भाग में नहीं है। समझे? वहां पे तापमान सबसे कम होता है। जिस क्षेत्र में जो नीला प्रकाश निकलता है, वहां पे तापमान क्या होता है? सबसे कम। बात समझ में आया? मोमबत्ती के सबसे बिचला भाग सेंटर, केंद्रीय मंडल, सेंट्रल जोन में ताप आपसे पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि मोमबत्ती को जलाने पर फ्लेम में सेंट्रल जोन में ताप कम होता है कि अधिक? तो लिखेगा कम, अधिक, सबसे अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलिएगा? न्यूनतम होती है, कम होती है। समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन डाला जाए। इसमें अगला पॉइंट डालिए प्रकाशमान मंडल। हो गया। दूसरा पॉइंट डालिए प्रकाशमान मंडल जोन। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को देखे हैं, ल्यूमिनेंस का प्रचार करता है बैटरी या इन्वर्टर का, करता है ना। ल्यूमिनेंस मतलब क्या होता है? प्रकाशमान क्षेत्र, जहाँ पे प्रकाश उपस्थित। समझे? चलिए देखिए, पूरी खाई भाभी आ गई। प्रकाशमान मंडल है, इसमें लिखिए तो देखिए, इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त हो अपर्याप्त होती है। इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है। ठीक है, जिसके कारण मोम के वाष्पन का जिसके कारण मोम के वाष्पन का जिसके कारण मोम के वाष्पन का, चाहे वाष्प का लिखिएगा, मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित होती है।
इसमें कार्बन के सबसे सूक्ष्म कण उपस्थित होती है। ठीक है, देखिए यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, सूक्ष्म भाग होती है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होती है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होती है। ठीक है, तथा इसमें पीला प्रकाश निकलती है। तथा इसमें पीला प्रकाश निकलती है। चलिए, मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है बाबू मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है, चलिए ध्यान दीजिए, हो गया। मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है, जो लाफ जलता है और जो लाफ होता है, उसमें तीन भाग होता है। पहला केंद्रीय मंडल, जिसके बारे में हम लोग जान लिए। दूसरा प्रकाशमान मंडल, इसमें क्या होता है, वहां भी मोम का वाष्पीकरण होता है। मोम का वाष्प का वहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता है जितना चाहिए, मतलब कम होता है। लेकिन उस क्षेत्र में जो होता है आपका प्रकाश का सबसे ज्यादा क्षेत्र होता है, वहां से प्रकाश ज्यादा उत्पन्न होता है। ठीक है, और वह प्रकाश कैसा होता है, पीला प्रकाश होता है। कैसा? अब लिखिए तीसरा पॉइंट लिखिए, कौन सा मंडल? प्रकाशहीन मंडल, ल्यूमिनस जोन। आइए, प्रकाशहीन मंडल का बात हो रहा है। कौन सा भाग? प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन मंडल ना, और इस भाग में जहाँ प्रकाशहीन मंडल होता है ना, वहां पे मोम का पूर्ण दहन होता है। मोम का क्या होता है, लिख लिया जाए तो समझा जाएगा। लिखिए, लिखिए, इस भाग में मोम के वाष्प का, इस भाग में मोम के वाष्प का, इस भाग में मोम के वाष्प का, ठीक है, पूर्ण दहन होता है। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। ठीक है, समझे बात? चलिए, ये जो है आपका प्रकाशहीन मंडल, इसमें मोम का पूर्ण रूप से दहन होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से। और इसमें जो है ऑक्सीजन पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, दहन क्लियर होता है। जिस भाग में ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा वहां दहन खूब होगा, लेकिन उस भाग में प्रकाश नहीं होता है। उस भाग में प्रकाश, मोमबत्ती का तीन भाग हैं, स्पष्ट है। मोमबत्ती क्या है और मोमबत्ती का बनावट बोलेंगे। मोमबत्ती में, मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है उसमें कितने भाग होते हैं? तो तीन भाग होते हैं। केवल मोमबत्ती का ही नहीं, किसी भी चीज का फ्लेम है। यहाँ पे मोमबत्ती का बात हो रहा है। तो मोमबत्ती के तीन भाग होते हैं, तो प्रकाशहीन मंडल, और प्रकाशमान मंडल, और एक केंद्रीय मंडल। और सब के बारे में बातचीत कर लिया गया। चलिए देखिए, और लिखा जाए है, इसका हेडिंग डालिए, लिखा जाए। हेडिंग डालिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। आपसे पूछा जाएगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या है, लिख दीजिएगा ना। क्या की चीज का बना हुआ होता है, लिखिए, पहले लिख लीजिए, कंफर्म हो जाएगा। लिखिए, बस आपका 5 मिनट समय बचा हुआ है, लिख लीजिए। फिर लिखिए, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन। ब्यूटेन कहेंगे तो क्या लिखिएगा? ब्यूटेन, इस तरह से ब्यूटेन। ब्यूटेन कोष्ट में डाल लीजिएगा C4H10। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन
प्रोपेन C3H8, प्रोपेन C3, प्रोपेन C2H6 का मिश्रण होता है। प्रोपेन और एथेन, एथेन क्या क्या होता है, ठीक है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन क्या क्या होता है, मिश्रण, समझे। पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है, ठीक है। लिखिए, ये तीव्रता से जलकर, ये तीव्रता से जलकर, ये तीव्रता से जलकर, ये तीव्रता से जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करती है। ये तीव्रता से जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करती है, ठीक है। ये तीव्रता से जलकर पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करती है, इसीलिए इसे उत्तम ईंधन माना जाता है, इसीलिए इसे उत्तम ईंधन माना जाता है। उत्तम मतलब अच्छा, इसीलिए इसे उत्तम ईंधन माना जाता है, इसीलिए इसे उत्तम ईंधन माना जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे उत्तम ईंधन माना जाता है, ठीक है। देखिए, इसका उपयोग खाना बनाने, इसका उपयोग खाना बनाने में आने वाली सामान्य गैसों के रूप में करते हैं, ठीक है। खाना बनाने वाली, उपयोग में आने वाली, खाना बनाने वाली उपयोग में आने वाली सामान्य गैसों के रूप में करते हैं। खाना बनाने वाली उपयोग में आने वाली है, है? खाना बनाने वाली उपयोग में आने वाली, तो भैया के 4-5 गो साल